हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो हम लोगों ने अभी तक आर्टिकल 19 देख लिया है, उसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस देख लिए हैं और उसके जो भी वेरियस डायमेंशंस हैं, और आर्टिकल 19 क्लॉज 1B से लेकर के G तक भी देख लिया है। ठीक है, तो मतलब जो अदर राइट्स हैं वो भी हमने देख लिए हैं। अब आता है नेक्स्ट आर्टिकल 20 में क्या दिया हुआ है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है, तो किस चीज के लिए प्रोटेक्शन दिया गया है, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। अगर कोई भी ऑफेंस आप कमिट करते हो तब आपके पास क्या क्या अधिकार है, वो आपके फंडामेंटल राइट्स कहाँ पर दिए हुए हैं, आर्टिकल 20 में। ठीक है, इसके क्लॉजेस भी याद रखिएगा क्योंकि इसके क्लॉजेस भी पूछ लेते हैं प्री में कि किस क्लॉज में ये वाला राइट दिया हुआ है। ठीक है, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इवन ये आर्टिकल ही पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है काफी। तो पहला इसमें क्या बोलता है, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 हम 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है, 20 क्लॉज 1 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज का मतलब क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब है कि अगर कोई भी लॉ जो अभी पास हुआ है, ठीक है, लेकिन आप उसको अगर आप क्या कर नहीं कर सकते हैं, आप उसको प्रीवियस किसी डेट से आप उसको एनफोर्स नहीं कर सकते। लेकिन कौन सा लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ को आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी दे सकते हैं। अब रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव क्या कहते हैं आपका, एक्स पोस्ट फैक्टो। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि हमने एक्ट आज पास किया, ठीक है, लेकिन हम उसको एनफोर्स कब से कर दे रहे हैं, किसी बैक डेट से, मतलब लास्ट मंथ से एनफोर्स कर दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया। इसका मतलब क्या है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, किन केसेस में, क्रिमिनल केसेस में। ठीक है, अगर कोई भी क्रिमिनल लॉ पास हुआ है, ठीक है, जो भी ऑफेंसेस के बारे में बता रहा है, पनिशमेंट बता रहा है, उसकी डेफिनेशन बता रहा है, तो आप उस लॉ को क्या नहीं कर सकते, आप उसको रेट्रोस्पेक्टिवली आप उसको एनफोर्स नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, जिस दिन पास हुआ है उस दिन या उसके आगे के किसी भी दिन से आप क्या कर सकते हैं, उसको वैलिड करेंगे या फिर एनफोर्स करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में अगर कोई भी वो क्राइम कमिट करता है, ऑफेंस कमिट करता है, तब वो उस पर्टिकुलर लॉ के अंदर क्या होगा, पनिश्ड होगा। ठीक है, ओके। तो अब क्या है इसका, लेकिन ये कभी आपने देखा होगा 2013 का जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट था और जो 2018 का भी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट था, तो वो दोनों ही कब पास हुए आपके, आप पास अभी हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में, लेकिन वो बैक डेट से उनको इन्फोर्स किया गया है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 कब पास हुआ था, 2 अप्रैल 2013, मतलब 2 अप्रैल 2013 को, और इसको कब से इन्फोर्स किया गया, 3 फरवरी 2013, मतलब कि अप्रैल में पास हुआ था और कब से उसको वैल्यू वो कर दिया गया, इन्फोर्स कर दिया गया, फरवरी से। ठीक है, वैसे ही आपका जो 2018 वाला अमेंडमेंट था, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018, जो कठुआ रेप केस और उन्नाव रेप केस के बाद में आया था, आपका जो 2013 वाला था वो दिल्ली रेप केस के बाद में आया था। ठीक है, 2018 वाला कठुआ रेप केस और आपका ये उन्नाव रेप केस। ठीक है, तो उसके बाद में वो कब आपका पास हुआ था, 11 अगस्त 2018, 11 अगस्त 2018 को, और एप्लीकेबल कब से कर दिया गया, उसको भी बैक रेट्रोस्पेक्टिवली उसको भी क्या कर दिया गया, एनफोर्स कर दिया गया। ठीक है, किस डेट से, 21 अप्रैल 2018। ये डेट्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम्स में। ठीक है, कि इसकी एनफोर्समेंट डेट क्या है, इवन आई थिंक हर ही एग्जाम में पूछा है अभी तक, यूपी के मैंने जितने एग्जाम्स दिए हैं, तो ये डेट आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट ऐसा कैसे कर सकते हैं, अगर कोई ऐसी बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पर आपको ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेप केसेस बढ़ रहे थे बच्चों से रिलेटेड या फिर विमेन से रिलेटेड के लिए आपका 2013 वाला अमेंडमेंट आया था, और 2018 वाला बेसिकली बच्चों से रिलेटेड जो भी विमेन्स मतलब जो फीमेल चाइल्ड थे उनके अगेंस्ट जो रेप केसेस हो रहे थे, उनके लिए और ज़्यादा कड़ी पनिशमेंट देने के लिए लाया गया। ठीक है, तो इसलिए वो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, तब आई थिंक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे सकते हैं, बट अदरवाइज इन जनरल आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किसी भी क्रिमिनल लॉ को नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 इसका ये क्या कहता है, कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि हिंदी में भी पढ़ाइए, तो मैं हिंदी में भी पढ़ दूंगी आज। ठीक है, तो क्लॉज 1 आपका क्या कहता है, आर्टिकल 20 खोलिए आप लोग, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति क्या नहीं होगा, कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, कब तक, जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय, ठीक है, जो अपराध के रूप में आरोपित है, किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। ठीक है, मतलब shall be convicted of any
ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस। तो कब उसको पनिश किया जा सकता है? कोई भी व्यक्ति तब तक किसी भी ऑफेंस के लिए पनिश नहीं किया जाएगा, किसी अपराध के लिए पनिश नहीं किया जाएगा जब तक कि जिस डेट पे उसने वो अपराध कमिट किया है, मतलब वो ऑफेंस कमिट किया है, उस डेट पे अगर वो ऑफेंस एक ऑफेंस नहीं है तो, ठीक है। जो लॉ उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या है, प्रवृत्त है, मतलब एनफोर्समेंट में है, ठीक है, एनफोर्स्ड है। जैसे आपका जो सेक्शन 3 क्लॉज 38 है जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 का, वो क्या कहता है, वो लॉ की क्या डेफिनेशन देता है, मतलब सॉरी इसकी ऑफेंस की क्या डेफिनेशन देता है आपकी, यही कहता है एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। मतलब कोई भी एक्ट या ओमिशन अगर आप करते हैं जो कि उस पर्टिकुलर टाइम पे, जिस टाइम पे आप कमिट कर रहे हैं एक्ट को या ओमिशन कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर वो ऑफेंस है, कहाँ ऑफेंस है, किसी भी विधि के अंदर, ठीक है, कोई लॉ ऐसा है उस पर्टिकुलर टाइम पे एनफोर्समेंट में कि उसमें वो एक अपराध है, ठीक है। क्लियर हो गया आपका? तो ये हो गया। आप तभी सिर्फ कन्विक्ट किए जा सकते हैं, कन्विक्शन सिर्फ कब होगा, जब आप किसी लॉ को वायलेट करेंगे। कब? किसी लॉ को वायलेट कैसे करेंगे? अगर यदि कोई वो ऑफेंस है, ठीक है, कोई अपराध अगर आप कमिट कर रहे हैं जो कि उस पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज मैं कोई काम कर रही हूँ, ठीक है, और आज अगर वो अपराध नहीं है, ठीक है, तो बाद में अगर फॉर एग्जांपल बाद में सर्कमस्टेंसेस चेंज होती है या फिर कोई अमेंडमेंट आता है और उस पर्टिकुलर लॉ, उस पर्टिकुलर जो एक्ट मैंने आज किया है, अगर उसको बाद में बना दिया जाता है कि ये एक ऑफेंस हो गया, ठीक है, लेकिन मैंने आज कमिट किया इसलिए मुझे आज उसकी सजा नहीं मिलेगी कभी भी, ठीक है। मुझे सजा तभी मिलेगी जब मैं, अगर जिस डेट को वो ऑफेंस बना दिया गया है अमेंडमेंट के द्वारा, मैं अगर उस डेट पे या उसके बाद वो अपराध कमिट करती हूँ, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका? तो ये हो गया आपका पहला ग्राउंड, इसका आर्टिकल 20 क्लॉज 1 का जो पहला ग्राउंड है वो। 20 क्लॉज 1 का जो दूसरा ग्राउंड है वो क्या कहता है, या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। मतलब nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence। मतलब मुझे वो कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आज एक एक्ट कमिट किया जो ऑफेंस है, ठीक है, और उसके लिए सिर्फ 1 महीने की पनिशमेंट है ना, लेकिन बाद में क्या किया जा रहा है, मतलब अगले महीने कोई अमेंडमेंट लाके उसमें पनिशमेंट बढ़ाई जा रही है कि अब 1 महीना नहीं 1 साल होगा, लेकिन मैंने तो आज एक्ट को कमिट किया, ऑफेंस कमिट किया है, तो मुझे 1 महीने वाली पनिशमेंट ही दी जाएगी, मुझे 1 साल वाली पनिशमेंट नहीं दी जाएगी अनटिल अनलेस मैं 1 साल के, मतलब 1 महीने बाद जब वो एक्ट आ गया अमेंडमेंट, मैं तब अगर उस एक्ट को दोबारा से कमिट ना कर दूं, ठीक है, तब तो मुझे वही पनिशमेंट मिलेगी 1 साल वाली। लेकिन आज अगर मैंने ऑफेंस कमिट किया है और उसकी 1 महीने की पनिशमेंट है तो मुझे सिर्फ 1 महीने की पनिशमेंट ही दी जा सकती है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो पेनाल्टी आपको वही मिलेगी जो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा, आपका एप्लीकेबल होगा, जो लॉ के द्वारा आपको दी जा सकेगी, ठीक है। आप बाद में कोई लॉ ला करके मुझे आज के द्वारा, आज मैं जो एक्ट कर रही हूँ उसके लिए पनिश नहीं कर सकते हैं उस पेनाल्टी के द्वारा जो आप 1 महीने बाद या उसके बाद आप लेकर आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी लॉ के द्वारा, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका, ये दोनों पॉइंट्स। अब आते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 2 पर, ठीक है। तो अब देखते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 2 प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, ठीक है। डबल जियोपार्डी मतलब 2 बार किसी एक ही चीज के लिए पनिश करना, ठीक है, लेकिन उसके अगेंस्ट हम लोगों को आर्टिकल 20 क्लॉज 2 क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। अब आर्टिकल 20 क्लॉज 2 पे की एग्जैक्टली लाइन क्या है वो देखते हैं, ठीक है। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड। याद रखिएगा यहाँ पे 2 टर्म यूज किए गए, ठीक है, प्रोसिक्यूशन भी जरूरी है और कन्विक्शन भी जरूरी है, जो आपका आर्टिकल 20 क्लॉज 2 बात करता है। फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, ठीक है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अभियोजन और दंड दोनों चीजें इंक्लूडेड हैं, और यहाँ पे और नहीं लगा है, यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब कि दोनों चीजें होना जरूरी है, ठीक है। अगर प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड होता तो क्या होता वहां पर, मतलब कि कोई भी एक भी चीज हो तो भी आपको ये प्रोटेक्शन मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पर एंड टर्म यूज हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आपको दोनों चीजें होनी चाहिए, प्रोसिक्यूशन भी और पनिशमेंट भी, ठीक है। अब ये बेस है किस पर, एक लैटिन मैक्सिम पर, जिसका मतलब वो लैटिन मैक्सिम है नेमो डेबेट बिस वेक्सारी
ब्रोयूना एट एडम कॉजा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ये मैगजीन, ये आपका इस पर भी अप्लाई होती है। इवन आपका जो नेमो डेविड बिस वेक्सारी जो है उतना आपका, इवन ये पूरी ही मैगजीन आपकी उस पर भी आती है, क्या कहते हैं आपका रेस जुडिकेटा पर भी आती है, आपका सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी पर भी अप्लाई होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। नो पर्सन शुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस। ठीक है, ट्वाइस, मतलब एक व्यक्ति एक ऑफेंस के लिए, मतलब सेम ऑफेंस है यहाँ पर, अलग अलग ऑफेंसेस के लिए तो आप करे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन सेम ऑफेंस अगर आपने एक ऑफेंस किया है और उसके लिए आपको बार बार, एक बार से ज्यादा आपको पनिश नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब ये किस चीज पर बेस्ड है, ऑथ्रेफॉइस एक्विट एंड ऑथ्रेफॉइस कन्विक्ट, मतलब प्रीवियसली एक्विटेड एंड प्रीवियसली कन्विक्टेड। लेकिन आपका जो आर्टिकल 20(2) है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आपको सिर्फ प्रोटेक्शन देता है ऑथ्रेफॉइस कन्विक्ट पर, एक्विट पर नहीं देता है। ठीक है, लेकिन जो आपका सेक्शन 300 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, मतलब सीआरपीसी का जो आपका सेक्शन 300 है, वो आपको एक्विटल पर भी आपको क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, वहां पर भी तो आपका यही है ना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेओपार्डी। ठीक है, कि अगर एक व्यक्ति एक ही ऑफेंस के लिए आप अगर एक्विट हो गए या फिर कन्विक्ट हो गए, तो वहां पर आपका ऑथ्रेफॉइस एक्विट और ऑथ्रेफॉइस कन्विक्ट दोनों अप्लाई होता है। लेकिन आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20(2) में सिर्फ ऑथ्रेफॉइस कन्विक्ट है, मतलब प्रीवियसली कन्विक्टेड, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है ना प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका, 300 आपका क्लियर हो गया। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑफेंस आपने कमिट किया है, ठीक है, और उससे ही कुछ डिफरेंट ऑफेंस था जिसके लिए आपको ना प्रोसिक्यूट किया गया है ना ही पनिश किया गया है, मतलब जहां आपकी पहले प्रोसीडिंग्स हुई थी, तो दोबारा से वहां पर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी आपको क्या किया जा सकता है, प्रोसिक्यूट भी किया जा सकता है और पनिश भी किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये। मतलब सेम ऑफेंस के लिए आपको 2 बार परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर उसी में कोई नया पॉइंट सामने आया, कोई नया ऑफेंस ही सामने आ गया जिसके ऊपर आपको ना प्रोसिक्यूट किया गया था ना पनिश किया गया था, ठीक है, तो उसके लिए आपको दोबारा से परेशान किया जा सकता है, मतलब इस वेक्सारी मतलब परेशान करना। ठीक है, मतलब आपको तब ये प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसा आपका प्रोविजन सेक्शन 300 सीआरपीसी में भी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। अब देखते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या बात करता है। ठीक है, 20 क्लॉज 3 बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, इसकी बेराइट पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है ये। तो ये कहता है नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3-4 चीजें हैं जो आप नोट करिए। सबसे पहला क्या है, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। तो ये प्रोटेक्शन किसको मिला हुआ है, जो एक्यूज्ड है किसी ऑफेंस का। ठीक है, मतलब लेकिन हमारे यहाँ तो सिर्फ एक्यूज्ड को मिला हुआ है, लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसको भी देता है, विटनेसेस को भी देता है ये राइट। ठीक है, अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। और यहाँ पर किसको मिला हुआ है, एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, किसी भी अपराध का जो अभियुक्त है उसको ये राइट मिला हुआ है। ठीक है, उसको क्या नहीं किया जाएगा, उसको कंपेल नहीं किया जाएगा, मतलब बाध्य नहीं किया जा सकता है, किस लिए, अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए, मतलब अपने अगेंस्ट क्या नहीं करने के लिए, अपने अगेंस्ट कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए जिससे वो क्या हो जाए, उसको पनिशमेंट दी जा सके, है ना। तो ऐसा कोई भी आपको कोई भी कंपेल नहीं कर सकता है। ठीक है, आपको कहाँ प्रोटेक्शन मिला हुआ है, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में। ठीक है, 20 क्लॉज 3 खाली इसमें 20 क्लॉज 3। ठीक है, 20 क्लॉज 3 में आपको ये मिला हुआ है। इसकी मैक्सिम क्या है, नेमो टेनिटर प्रोडेरे एक्यूजारे स्किप्सम। ठीक है, इसका मतलब क्या है, नो मैन इज बाउंड टू इंक्रिमिनेट हिमसेल्फ, मतलब कोई भी व्यक्ति बाउंड नहीं है किस चीज के लिए, कि वो अपने अगेंस्ट कोई भी ऐसा बयान दे जिससे कि उसको पनिशमेंट मिले। ठीक है, समझ में आया। तो ये मैक्सिम आपकी थोड़ी सी टफ है, बट इसको याद करिएगा अगर आपको ये लिखना है तो, और कभी कभी पूछ भी लेते हैं। ठीक है, तो मैक्सिम्स भी आपकी इंपॉर्टेंट है। आपके आंसर राइटिंग जब आप करते हैं ना, तो अगर आपको मैक्सिम आती होती है तो अगर आप उसमें लिख देते हैं तो वो थोड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, अब इसमें और भी केसेस थे, लेकिन इस केस के द्वारा क्या किया गया, एक और नया पॉइंट ऐड किया गया। ठीक है, पहले क्या था, सिर्फ ट्रायल के दौरान आपको ये अधिकार मिलता था। ठीक है, MP शर्मा के केस के बाद से, बट
नंदिनी सतपथी वर्सेस पी.एल. दानी, ये 1977 का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीआरपीसी के ऊपर भी और आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के ऊपर भी, ठीक है। ये आपको क्या देता है, ये वाला जो राइट है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन का जो राइट है, वो आपको इंटेरोगेशन के टाइम से देता है। जब आपका सबसे पहले तो इंटेरोगेशन होता है ना, इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे आपको इंटेरोगेट करती है पुलिस, उस टाइम पे ये पहले ये अधिकार आपको नहीं था 1977 से पहले, ठीक है। लेकिन नंदिनी सतपथी वर्सेस पी.एल. दानी के केस के बाद से क्या हो गया, ये अधिकार आपको इंटेरोगेशन के टाइम पर भी आपके पास ये अधिकार प्राप्त है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं वैलिडिटी ऑफ नार्को एनालिसिस पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग, ठीक है। आपने ये पढ़े होंगे, ये पूछे भी जाते हैं कभी कभी आपके एलएलबी के एग्जाम्स में बेसिकली। तो ये सब आपके डिफरेंट क्या है, तरीके हैं जिनके द्वारा क्या सेल्फ इंक्रिमिनेशन किया जाता है बेसिकली, ठीक है। लेकिन हमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन का फंडामेंटल राइट प्राप्त है कहाँ, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में, ठीक है। तो ये पहले बात ये आई, इस केस में भी यही बात आई कि ये जो नार्को एनालिसिस टेस्ट है या पॉलीग्राफ टेस्ट है या ब्रेन मैपिंग टेस्ट है, ये सब क्या करते हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने चाहिए। क्यों? क्योंकि 20 क्लॉज 3 को क्या कर रहे हैं, ये उसको वायलेट कर रहे हैं, और 20 क्लॉज 3 क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस आया, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये 2010 का केस है आपका, ठीक है। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि नहीं, अगर ये जितने भी ये जो टेस्ट है, ठीक है, साइंटिफिक जो भी तरीके हैं जिनके द्वारा आप सच उगलवा सकते हैं, वो अगर एक्यूज्ड की कॉन्सेंट मतलब उसकी सहमति के साथ अगर किया जाए तो क्या नहीं होगा, वो वायलेशन नहीं होगा आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का, ठीक है। और वो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, है ना। तो इसमें गाइडलाइंस दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये सारे टेस्ट सिर्फ कब कर सकते हैं, सबसे पहली कंडीशन कि आप क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट होनी चाहिए एक्यूज्ड की, ठीक है, जिसके ऊपर आप ये करने जा रहे हैं ना, उसकी कॉन्सेंट होनी चाहिए। वो कॉन्सेंट किसको देगा, कौन रिकॉर्ड करेगा उस कॉन्सेंट को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस कॉन्सेंट को रिकॉर्ड करेगा। अगली कंडीशन क्या थी कि ये जो भी किया जाएगा इसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होगी, मतलब एक्चुअल रिकॉर्डिंग की जाएगी। कौन करेगा, कोई थर्ड पार्टी, मतलब जो कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी होगी, मतलब जिसके ऊपर पुलिस का या कोर्ट का इन सब का कोई किसी का कोई हस्तक्षेप ना हो, ठीक है, कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी, वो क्या करेगी, वो रिकॉर्डिंग करेगी, ठीक है, ताकि ये क्लियर हो सके कि बहुत कोई ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जो राइट्स मिले हुए हैं उनके अगेंस्ट है, ठीक है। उसके अलावा आपका ये भी था इसमें कि लॉयर की प्रेजेंस में होगा ये सब, मतलब अगर आप ये सारे टेस्ट कर रहे हैं तो वो टेस्ट आप कब करेंगे, जब उस व्यक्ति का जो एक्यूज्ड है उसका लॉयर भी वहां पर प्रेजेंट होगा, मतलब आप उसकी लॉयर के एब्सेंस में आप ये सारे टेस्ट कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया ये। तो ये आपका ये थे आपके आर्टिकल 20 क्लॉज 1, 20 क्लॉज 2 और 20 क्लॉज 3, ठीक है। आई होप ये सारे आपको समझ में आ गए। अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट, ठीक है। और नेक्स्ट हमारी क्लास होगी आर्टिकल 21 पर, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।